हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपको प्रॉमिस मैंने किया था तो देखिए आई एम बैक एक क्विक रिवीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेके। और क्योंकि इस टॉपिक में प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, मैं इसको दो पार्ट्स में लेके आऊँगा। पहला पार्ट आज मैं लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो पार्ट जिससे एक्चुअली क्वेश्चंस खूब आते हैं और जहाँ दिक्कत भी ज़्यादा आती है। दूसरा पार्ट आपका रहता है बेसिकली यूजेस वाला, और उसके साथ ही मैं डिस्प्लेसमेंट करंट भी लूँगा। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमेशा याद रखिए, जो मैक्सवेल की थ्योरी है वो क्या कहती है, एक्सेलरेटिंग चार्ज जब भी होगा इट विल क्रिएट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा चार्ज जब भी एक्सेलरेट करेगा दैट विल गिव राइज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ जब अपन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव चाहते हैं तो यूजुअली अपन कहते हैं चार्ज विल ऑक्सीलेट हार्मोनिकली। So an electric charge which is oscillating harmonically with frequency nu, if the charge is oscillating with frequency nu, the EM wave it will also produce will be of the same frequency. So always remember, the frequency of the wave is characterized by the frequency of the oscillation of the charge. That means अगर frequency ज़्यादा करनी है तो charge को ज़्यादा fast oscillate करना होगा, और इसीलिए practically बहुत high frequency waves को lab में create करना थोड़ा मुश्किल होता है। और बेटर बोलते हैं डाइपोल इज अ बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये होती क्या है भाई, कोई भी वेव होती है तो उसके अंदर कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन टाइम के साथ साइनोसॉइडली फ्लक्चुएट करती है। तो यहाँ क्या चीज़ फ्लक्चुएट कर रही है, तो यहाँ अपन कहते हैं फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या होगी, आइदर द इलेक्ट्रिक और द मैग्नेटिक फील्ड। सो इट इज द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस एंड टाइम दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ईएम वेव। ये आप सबको याद भी होगा, अब तक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑक्सीलेट करती हैं, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दैट इज वेलोसिटी वेक्टर अगर वेव का बोले तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा। सो ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड वी वेक्टर ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन कैसे रिलेटेड होते हैं हमेशा याद रखिएगा, ई क्रॉस बी आप करोगे दैट शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, और दैट शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी। सो ई क्रॉस बी शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ वी, ये हमेशा याद रखिएगा। E cross B will always point along the direction of velocity or the propagation of the EM wave। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं, हमेशा याद रखिए E कैप क्रॉस B कैप वो आपको V कैप वाले डायरेक्शन को देगा, ये याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन बोलते हैं भाई कैसी होती है वेव। मान लीजिए जैसा ये एनसीईआरटी का पिक्चर है, एक Z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में Z में के अलॉन्ग जाती हुई वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलॉन्ग ऑक्सीलेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड y के अलॉन्ग कर रही है, तो इसके एक्सप्रेशन कैसे होंगे, जैसा नॉर्मल वेव फंक्शन होता है। So Ex would be E naught sin kz minus omega t, By would be B naught sin kz minus omega t। देखिए वेव्स के बेसिक आइडिया से आपको पता है जब भी kz माइनस ओमेगा टी अंदर लिखा है इसका मतलब वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग प्लस z। अगर ये kz प्लस ओमेगा टी होता तो दैट नेट वुड बी प्रोपोगेटिंग अलोंग माइनस z। तो क्या लिखा है, z और प्लस माइनस का आइडिया लगाइए, t और z के कोफिशिएंट सेम है तो नेगेटिव z डायरेक्शन में होती, और अगर उनके साइन ऑपोजिट है, जैसे यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो विल गो इन द पॉजिटिव z। तो डायरेक्शन हमेशा इस एक्सप्रेशन को देख के भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप इन दोनों चीज़ों पे गौर करिए। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे विल ऑलवेज ऑक्सीलेट इन सेम फेज। इसका मतलब जिस पॉइंट इन स्पेस पे जिस टाइम पे ई मैक्स होगी उस पॉइंट पे बी वी मैक्स होगी। इस फोटो में भी देखिए, यहाँ के अराउंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं मैक्स दिख रही है, तो इसी पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम आ रही है। तो ई जिस पॉइंट पे मैक्सिमा जिस मोमेंट पे अटेन करेगा, बी भी उसी पॉइंट पे उसी मोमेंट पे मैक्सिमा अटेन करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। फिर अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो हमेशा सेम रहता है, तो इसीलिए उनकी आरएमएस वैल्यू का रेशो लें या मैक्स वैल्यू का रेशो लें, सेम फेज में है तो वो रेशोज हमेशा किसके इक्वल होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट सी इन वैक्यूम में अगर जा रही है तो। सो ई बाय बी विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द यू दैट विल बेसिकली गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड और द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। एक और चीज़ आपको पता है, कोई भी वेव है, वेव की स्पीड सोर्स डिसाइड करता है या मीडियम डिसाइड करता है। आपको पता है हमेशा स्पीड इज डिसाइडेड बाय द मीडियम, मीडियम की प्रॉपर्टीज ही डिसाइड करती है। तो ईएम वेव्स में वो कौन सी प्रॉपर्टी है, उसे बोलते हैं अपन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। इन वैक्यूम द स्पीड इज सी विच इज बेसिकली व्हाट यू से इज गिवन बाय रूट 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। किसी और मीडियम में लेंगे तो उस मीडियम का म्यू और एप्सिलॉन लेंगे, जिसको टिपिकली आप C/रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। टिपिकली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर नॉन मैग्नेटिक मीडियम हो, मतलब म्यू आर की वैल्यू 1 ले लें, तो उसमें वी को लिख सकेंगे अपन C/रूट एप्सिलॉन आर। और जैसा ऑप्टिक्स में आपको पता था स्नेल्स लॉ के वक्त भी आप बोलते थे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है C/n, तो n की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन आर स्क्वायर। किन क्वेश्चंस में, जहां आपको ये नॉन मैग्नेटिक मीडियम लिखा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे पूछे गए हैं, आप लोगों ने PYQs वगैरह देखे हों तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पीड का पैरामीटर। और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा, के होता है आपका एंगुलर वेव नंबर। के से आपको वेवलेंथ आ जाती है 2 पाई बाय लैम्डा, तो आप सबको याद है के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा,
और ये जो ओमेगा होता है दैट इज 2πf या न्यू, या इसको 2π बाय टाइम पीरियड आप यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी कैरी करती है। तो एवरेज एनर्जी निकालते हैं तो बिकॉज साइनोसाइडली फ्लक्चुएटिंग है, सो इट कम्स आउट एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, दैट कम्स आउट एज बी आर एम एस स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। और दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, द एनर्जी इज डिवाइडेड इक्वली इन बोथ, so both are equal and hence we can write it as epsilon naught e RMS square complete or b RMS square by mu naught, you can write in that way। so total energy बोला है तो ये हो गई, एक की बोला है तो इसकी आधी हो गई, ये याद रखिएगा। फिर अपन बोलते हैं वेव अपने साथ जाती है तो किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो उस पर प्रेशर और फोर्स भी लगाती है। तो रेडिएशन फोर्स, रेडिएशन प्रेशर अपने को समझना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई फुली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, कि सरफेस से टकराई और सरफेस ने पूरा उसको ग्रहण कर लिया। तो इस केस में याद रखिएगा फुली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो फोर्स कितना लगेगा, आई ए बाय सी, और प्रेशर कितना लगेगा, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज आई बाय सी। सो द रेडिएशन प्रेशर इज इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। इसी की जगह अगर फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है तो आपको याद है बॉल अगर बाउंस ऑफ सेम वेलोसिटी से करती है तो मोमेंटम चेंज डबल होगा, तो फोर्स भी डबल लगेगा। सो फोर्स वुड बी डबल टू आई ए बाय सी एंड हेंस द प्रेशर विल ऑल्सो बी डबल। तो याद रखिए जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। फिर अगर 50% रिफ्लेक्टिंग हो तो 0.5 तो फुली एब्जॉर्बिंग का और 0.5 का डबल कर देंगे तो इट वुड बी 1.5। सो यू कैन से 1 प्लस परसेंटेज रिफ्लेक्टेड, 100% रिफ्लेक्टेड है तो 1 + 1 हो जाएगा 2ia बाय सी एंड 2i बाय सी। तो ये दो केसेस है, हमेशा देखिएगा फुली एब्जॉर्बिंग है या फुली रिफ्लेक्टिंग है। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8.5 इस चैप्टर का लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल, वहाँ पे अपन इंटेंसिटी और एवरेज एनर्जी डेंसिटी को लिंक करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। देखिए इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उन्हीं को लिंक करके आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। वैसे भी देखिए अगर एक पॉइंट सोर्स है लट्टू, एक पॉइंट सोर्स जैसा माने तो आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी रह जाती है, पी अपॉन 4πr²। और इसको एनर्जी डेंसिटी से लिंक करें तो इट कम्स आउट एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर बाय सी। इस फॉर्म में याद रखिए ई नॉट मीन्स ई मैक्स, अगर आर एम एस वैल्यू बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, तब वो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर सी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्स ई वैल्यू आएगी और बी मैक्स निकालना हो तो फिर आपको बताइए ई मैक्स अपॉन बी मैक्स इज सी, तो बी मैक्स की वैल्यू ई मैक्स बाय सी आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इंटेंसिटी को वो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से कैसे लिंकअप करेंगे, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस में स्पेसिफिकली, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मोटा मोटी बेसिक बातें हैं, इनको आप आराम से देखिए। आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन सारे फंडों को मैं आपको वापस से एक बार रीइंफोर्स करता हूँ। देखिए एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, magnetic field in a traveling EM wave has a peak value, max value of 20 nanotesla. What would be the peak value of the electric field strength? So what we say E naught upon B naught would be equal to C. B naught given है, C आपको पता ही होता है, तो E naught की वैल्यू क्या होगी, B naught into C which is 20 nano and C is 3 in 10 to the power 8. So if you do this, this comes out as 6 volt per meter. So option D will be the answer. So it's a very easy one, E by B equal to C, you have to simply apply. Next, during the propagation of electromagnetic waves in a medium, what happens to the energy density? We know the energy is equally shared. So the electric energy and the magnetic energy densities are both equal. So option A is the answer for this. This is a question from JEE Main 2014. Now, this is a, अब ये वाले टाइप क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, V कैप का डायरेक्शन किससे दिया जाएगा, E कैप क्रॉस B कैप, हमेशा इसे याद रखिए। तो देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको दी जाती है, बी इज बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देख के समझ आ रहा है वेव एक्स के अलॉन्ग जा रही है बट दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब वी कैप का डायरेक्शन हो गया माइनस एक्स, दैट इज माइनस आई कैप। सो वेव इज गोइंग अलॉन्ग माइनस आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड आपको जे कैप में इस वक्त गिवन है, तो दिस इज जे कैप। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द ई कैप? सो व्हाट इज ई कैप? सो दैट ई कैप क्रॉस बी कैप इज माइनस आई कैप। तो आपको पता है अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, प्लस के या माइनस के। अगर मैं प्लस के लिखूँ यहाँ पे, सो के कैप क्रॉस जे कैप आपको पता है माइनस आई कैप ही आता है, बिकॉज जे क्रॉस के इज प्लस आई, सो के क्रॉस जे इज माइनस आई, सो देयरफॉर ई कैप मस्ट बी अलॉन्ग के कैप। तो के कैप के अलॉन्ग होगा, सारे ऑप्शन ही दिख रहे हैं वैसे, ये नेगेटिव वाला हट गया। फिर ई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसा ऊपर लिखा था, ई मैक्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे, अभी इस क्वेश्चन में लिखा था अपन ने बी नॉट इंटू सी, तो बी नॉट इंटू सी के हिसाब से ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब कौन से ऑप्शन बच रहे हैं आपके, ए और डी। तो मैंने कहा था दोनों का फेस सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, अंदर जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट का आएगा वो सेम आएगा। वहाँ के एक्स प्लस ओमेगा टी था तो यहाँ पे भी के एक्स प्लस ओमेगा टी ही होगा। सो वी विल गो विथ ऑप्शन ए इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आराम से देखिएगा, ये फेस सेम होने के कारण दिस एक्सप्रेशन विल बी सेम और बाकी डायरेक्शन से, और मैग्नीट्यूड इज ई बाय बी इक्वल टू सी। ओके नेक्स्ट,
For plane electromagnetic wave propagating in the z direction, that means again मैं देखो वो लिख दूँ v cap is e cap cross b cap. So it is propagating along z, तो plus z ही मान के चलेंगे अपन. Which one of the following combination give the correct possible direction for E and B? तो भाई E and B के लिए क्या होगा, तो पहली चीज़ E और B आपस में ही परपेंडिकुलर होंगे, तो सबसे पहले ये जो वेक्टर्स आपको गिवन है ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए. तो यहाँ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे जीरो आता है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट करोगे यहाँ भी ज़ीरो आता है, यहाँ करोगे यहाँ ज़ीरो नहीं आता है, यहाँ ज़ीरो आता है, तो एक ऑप्शन तो यहीं से रिजेक्ट हो गया. अब कौन से बचे आपके तीन ऑप्शंस. अब अपने को क्या चाहिए, ई क्रॉस बी जेड के अलॉन्ग आए. तो एक बार मैं आराम से देखिए अपन वो एक्स वाई प्लेन को बना लें, आप एक्सपर्ट होते हैं सब. तो देखिए अगर ये एक्स वाई प्लेन बनाए तो मुझे पता है जेड ऊपर की तरफ आएगा प्लस जेड. तो आई कैप प्लस टू जे कैप ये कहीं यहाँ आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं. आई कैप प्लस टू जे कैप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. टू आई कैप माइनस जे कैप एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये यहाँ पे कहीं आएगा. सो दिस इज ई, दिस इज बी. हाथ घुमाइए ई क्रॉस बी 90 डिग्री तो देख लिया था. हाथ घुमाइए ई क्रॉस बी, राइट हैंड घुमाइए ई क्रॉस बी, ऐसे घूमेगा और ई क्रॉस बी ऐसे घूमेगा तो ये डायरेक्शन माइनस के कैप आएगा, तो दिस इज रिजेक्टेड. नेक्स्ट वाले को बनाए माइनस टू आई माइनस थ्री जे. सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं आ रहा है, दिस इज ई. फिर थ्री आई माइनस टू जे, दिस इज कमिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट समवेयर हियर, so this is B. Now here if you turn, the hand will turn anti-clockwise and E cross B will point in plus K cap, so the B would be the correct option. You can similarly check for the D1 also. So this is also a way. You can also do by that cross product thing, but the better thing is you know these things, you are familiar with how to check the cross product, so you can use this right hand rule here. Next, now this is the question I was talking about, the example 8.5 based. रेड एलईडी, एक लाल एलईडी है जिसका पावर 0.1 वॉट है. द एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. तो पहले तो 1 मीटर पे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो आपको पता है, पॉइंट सोर्स मानेंगे तो P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. P इज 0.1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज 1, सो 0.1 अपॉन 4 पाई आई कैन राइट इट एज 1 ओवर 40 पाई. एंड व्हाट वी सेड, इसको अपन ने क्या लिखा था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई मैक्स स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर इंटू सी. सो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली अंडर रूट में ले लूँ, 2 इधर आ जाएगा, 40 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया और सी इधर आ गया. अब देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचपन से गोटा लगाते हैं, ये 2/10 लिख दूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दोगे 9 इन 10 की पावर 9 और सी की वैल्यू नीचे है 3 इन 10 की पावर 8. तो देखिए बेटा अगर इसको सिंप्लीफाई आप करोगे क्या आ जाएगा, दिस इज 3 6/10, so 6/10 or you can say 6 only, it would be root of 6. So root of 6 if you do, it would be between 2 and 3, so we will go with option 2.45. that would be the only option that we can try here. So it is 2.45 volt per meter. So this is an important question based on that, so always remember this particular result. Next, light with an energy flux. If you get confused by the term, check the unit. Watt per meter square मतलब intensity. So this intensity falls on a perfectly reflecting surface, so 2 factor will be there. If area is this, the force is because fully reflecting 2IA by C. So and intensity is given 25 in 10 to the power 4. Area is 15 into 10 to the power minus 4 in SI units. C you know is 3 in 10 to the power 8. So what we have, this goes 3, this is 5, 25 2s are 50, 50 into 5 250. So this is 250 into 10 to the power minus 8. So it would be 2.5 into 10 to the power minus 6 Newton that you can tick here. Next one. A plane electromagnetic wave in a non-magnetic dielectric medium. Non-magnetic dielectric, that means mu r is 1. You have to only check for the epsilon r. And this is k, this is omega. You know v of a wave is omega over k. So omega is 50, k is this. So what we are left with, this is 12.5 into 10 to the power 7. Or you can say 1.25 into 10 to the power 8 meter per second, which is C by N. So N comes out as 3 in 10 to the power 8 over 1.25 if I am doing it right. Okay, so this would be that 8 factor will cancel out. So it would be 3 upon 1.25. So what this would be 3 upon 1.25. If I simplify it, I can write it as 300 over 125. This would be 12 over 5 2.4. So from the logic that we did, V would be 1 upon root of mu naught into mu r into epsilon naught into epsilon r. Mu r is 1. So what we have, root mu naught epsilon naught into epsilon r, which comes out as C upon root epsilon r. So this is C by N, and then you have calculated. So what you will write, epsilon r is 10 square 2.4, 24 square is 576. So it is 5.76. So it would be 5.76, and that means 5.8 I am going to take.
So this is also a very good question, and such question have been asked recently also. This was first asked in JEE Main Online 2013, but recent papers में भी आपको दिखेंगे ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, ये एक और प्यारा क्वेश्चन है. मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, प्रोपोगेट कर रही है इन दिस डायरेक्शन, तो वही वी कैप इज ई कैप क्रॉस बी कैप. So this is I cap plus j cap by root 2. It is polarized. Direction of polarization, we know all the optical properties of the light are associated with electric field vector. That means electric field vector is along k cap. So k cap cross something must be in this direction. So what would be the direction of B first of all? So I know it won't be k cap. It won't be k cap, so I can reject that. Now based on other options, the value of the B naught would be E naught by C. You know that E is E by B equal to C. So B naught is E naught by C. That all options are given. And plus what we have, the direction of wave is this. So the factor inside must contain this vector only, not this one. So now we are left with B and D. So now with B and D, you can directly make it out. D won't be the answer. Only the B is satisfying, because let's say if I do this k cap cross I cap minus j cap by root 2, what I have got, k cross I is j cap, k cross j is minus I, but minus is also there, so that is plus I cap by root 2. So that is satisfying, and all rest of the factors are satisfying. You can check for frequency. So omega would be 2 pi f, that is 3 into 10 to the power 12. All are containing that. So go with option B in this particular case. So B will be the answer for this particular question. यही इसका आंसर यहाँ पर होगा. तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस आपके ले लिए. अब आपको कितना समझ आया ये उसको चेक करने के लिए देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ. आराम से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. पहले ये 5 क्वेश्चंस आराम से. एक सेकेंड, ये मैं मेरे फोटो को भी हटा देता हूँ यहाँ से, इट वुड बी बेटर. हाँ अब देखिए आप, तो ये 5 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब और स्मॉल कर देते हैं. ओके, अब इन 4 क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, या लेट्स से आप 2 पार्ट में ले लीजिए. पहले ऊपर वाले 2 का ले लीजिए एंड अब दे लीजिए. ठीक है, ओके, आई होप आपने ले लिया है. ओके, तो देखो बच्चों, ये मेरी तरफ से एक कोशिश थी. अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा. तब तक होपफुली ये आपको बहुत हेल्प करेगा. देखिए मेरा ऐसा कहना है, ये कंसेप्ट आपने सीख लिए तो इस पर जनरली बहुत रेयर चांस है कि नीट या जेईई में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो. सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड. ऑल द बेस्ट.